नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कैदी भागे, मुलाकात बंद। फलौदी जेल से बंदियों के भागने का यह अहम मामला है। डीजी जेल राजीव दासोत ने इसे लेकर आदेश जारी किए। आज से सभी जेलों में मुलाकात बंद रहेगी। कैदी और परिजनों के बीच ये मुलाकात बंद रहेगी। अग्रिम आदेश तक नहीं मिल सकेंगे कैदी और उनके परिजन। ये एक अहम आदेश है जो निकाला गया है क्योंकि कल ही कैदी भागे हैं, जिसके बाद अब ये बेहद अहम फैसला लिया गया है। मुलाकात बंद कर दी गई है। फलौदी जेल से बंदियों के भागने का यह अहम मामला है। डीजी जेल राजीव दासोत ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया और आज से सभी जेलों में मुलाकात बंद रहेगी। कैदियों और परिजनों के बीच में जो मुलाकात होती थी अब उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अग्रिम आदेश तक इन नहीं मिल सकेंगे कैदी और उनके परिजन। ये आदेश निकाल दिए गए हैं। तो बेहद अहम आदेश। जिस तरह से कल 16 कैदी फरार हुए हैं जिनके अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन अब एक अहम फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया और इसे लेकर आदेश निकाले जा चुके हैं। कैदियों से अब उनके परिजन मुलाकात नहीं कर सकेंगे। फलौदी जेल से बंदियों के भागने का मामला है। डीजी जेल राजीव दासोत ने इसे लेकर आदेश जारी किए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज से सभी जेलों में मुलाकात बंद रहेगी। परिजन अब जेलों में जाकर अपने लोगों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। और जयपुर से संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कल जिस तरह से कैदी फरार हुए उसके बाद ही एक अहम फैसला लिया गया और ये आदेश निकाला गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। लेकिन पूरा घटनाक्रम जो था वो फलौदी जेल का था और फलौदी जेल के अंदर जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण ये पूरा वाकया हुआ। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगे हैं उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण ये पूरा वाकया हुआ। गलती आपका जेल प्रशासन करता और भुगतना राजस्थान की जेलों के अंदर बंदियों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। डीजी जेल ने जो ये आदेश निकाला उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब किसी भी प्रकार की मुलाकात जेल परिसर के अंदर नहीं होगी अग्रिम आदेश तक। यानी कि प्रदेश की सभी 125 जेलों के अंदर आज अगर कोई परिजन मिलने अपने जो जेल के अंदर बंद व्यक्ति से मिलने जा रहा है तो वो उससे मुलाकात नहीं कर पाएगा। इस तरीके के आदेश निकाल दिए गए हैं, जबकि लापरवाही जेल प्रशासन की थी, गलती जेल प्रशासन की थी और उसके अलावा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम व्यक्ति को जिसको अपने परिजन से मिलने जेल जाना था। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जेल प्रशासन की ओर से अभी किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया, कोई बाइट नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं दी गई। जेल डीजी राजीव दासोत के अनुसार अभी पूरे प्रदेश भर के अंदर 21,150 से अधिक बंदी और कैदी मौजूदा समय के अंदर बंद है। उनके परिजनों का हमेशा मूवमेंट रहता है, कोई मिलने जाता है, कोई नहीं मिलने जाते हैं। ऐसे में एकाएक आदेश निकालना उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। वहीं दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फर्दर अपडेट नहीं है। यानी कि वो 16 बंदी कहाँ चले गए, अब तक किसी प्रकार की किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है और उसी के अंदर इस तरीके का आदेश निकालना श्वेता कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आम जन को परेशान करने वाली बात सामने आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश गुसाई आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगले आदेश तक इसे अमल में लाया जाएगा। जस्टिस एनवी रमन्ना अब 48वें सीजेआई होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को लेकर मंजूरी दी है। 24 अप्रैल को सीजेआई का पद संभालेंगे रमन्ना। सीजेआई के तौर पर रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। सीजेआई एस ए बोबड़े ने भेजी थी रमन्ना के नाम की सिफारिश। जस्टिस एस ए बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है और उसकी सिफारिश भी उन्होंने भेजी थी। तो अब जस्टिस एनवी रमन्ना 48वें सीजेआई होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को लेकर मंजूरी दी है। 24 अप्रैल को सीजेआई का पद रमन्ना संभालेंगे। सीजेआई के तौर पर रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। सीजेआई एस ए बोबड़े ने रमन्ना के नाम की सिफारिश भेजी थी, जिसके बाद अब उस पर मुहर लगाई है राष्ट्रपति ने। जस्टिस एस ए बोबड़े के कार्यकाल 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है। केरल विधानसभा उपचुनाव का रण। केरल में 140 सीटों पर एलडीएफ और यूडीएफ में सीधी टक्कर है। विधानसभा का अहम चुनाव केरल में आज एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। केरल में 140 सीटों पर एलडीएफ और यूडीएफ में सीधी टक्कर है, लेकिन केरल के सिंहासन से कोसों दूर है भाजपा। ये हाल तब है जब अकेले केरल में आरएसएस की 4,500 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। साथ ही 30,000 सक्रिय कार्यकर्ता भी केरल में है। हालांकि आरएसएस के विचारक कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा अलग अलग है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा का यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। केरल के युवाओं का भी भाजपा की तरफ ये झुकाव बढ़ा है। तो ये साफ नजर आता है। आरएसएस की 4,500 शाखाएं यहाँ पर है, लेकिन केरल विधानसभा चुनाव के रण की अगर बात करें, जहां एक फेज में 140 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग का दौर जारी है। इधर एलडीएफ और यूडीएफ में सीधी टक्कर केरल में देखने को मिल रही है, लेकिन केरल के सिंहासन से भाजपा कोसों दूर है। यह हाल तब नजर आता है जब अकेले केरल में आरएसएस की 4,500 से भी ज्यादा शाखाएं हैं।
साथ ही 30,000 सक्रिय कार्यकर्ता भी केरल में है। हालांकि आरएसएस के विचारक कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा दोनों अलग अलग है, इसे एक करके न देखा जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा का यहाँ पर बढ़ा है वोटिंग प्रतिशत, ये साफ नजर आता है। केरल के युवाओं का भी भाजपा की तरफ झुकाव बढ़ा है। बंगाल में महिला वोटर कर सकती है खेला। बंगाल में महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा चुनाव नतीजों में अहम भूमिका निभा सकती है यहाँ की महिलाएं। बंगाल में महिला मतदाताओं की संख्या 49% से भी ज्यादा है। अन्य राज्यों के मुकाबले महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। टीएमसी और भाजपा महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा को महिलाओं के वोट मिलने की यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद है और दूसरी ओर महिलाओं पर ममता बनर्जी भी मेहरबान है। 10 सालों में ममता महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं और दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही हैं कि महिला मतदाताओं को उनके पक्ष में लाया जाए और इसी कोशिश के तहत ही और आज की भी बात कर ले, क्योंकि 49% महिला मतदाता हैं पश्चिम बंगाल में। विधानसभा चुनाव नतीजों में भी अहम भूमिका ये महिलाएं निभा सकती हैं। बंगाल में महिला मतदाताओं की संख्या जहां 49% है, वहीं अन्य राज्यों के मुकाबले महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी भी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा है। टीएमसी और भाजपा महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वो उनके पक्ष में चले जाए। भाजपा को महिलाओं के वोट मिलने की भी यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी ओर महिलाओं पर ममता बनर्जी भी मेहरबान है। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो ममता महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी लेकर आई। महाविकास अघाड़ी की हिचकोले खाती नहीं है। जी हां, शरद पवार की राजनीति पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सोनिया गांधी अभी भी पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं। इस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता शरद पवार की सियासत है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। पिछले दिनों पवार की बेटी सुप्रिया सुले की सोनिया से भी मुलाकात हुई थी। सोनिया ने सुप्रिया से जानना चाहा था भाजपा या यूपीए को लेकर पवार का स्टैंड क्या है। तब सुप्रिया ने सोनिया को दिलाया था विश्वास कि पवार कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए के साथ ही हैं और पवार का यूपीए से अलग होने का कोई इरादा यहां पर नहीं है। तो चलिए बढ़ते आगे। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअल अनावरण करेंगे। मंत्री कल्ला भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। संगोष्ठी की अध्यक्षता सीएम गहलोत कर रहे हैं। गांधीवादी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ये संगोष्ठी है। सभी जिला कलेक्टर के साथ आज कोई बैठक नहीं करेंगे सीएम। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अनावरण का ये कार्यक्रम है। सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही वर्चुअल अनावरण करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। मंत्री बीडी कल्ला भी कार्यक्रम में मौजूद है। संगोष्ठी की अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत खुद कर रहे हैं। गांधीवादी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ये संगोष्ठी है। सभी जिला कलेक्टर के साथ आज कोई भी बैठक नहीं होगी। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सीधी तस्वीरें कार्यक्रम। साहित्य संस्कृति मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, अन्य अधिकारीगण और हमारे यहाँ पे हनुमानगढ़ मुख्यालय पे हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, अमित चाचान जी, नगर परिषद हमारे गणेश लाल बंसल जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन के आज के प्रकरण में प्रासंगिक करते हुए राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले में नवंबर 2019 को जिला मुख्यालय पर गांधी संदेश यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया गया था और 12 मार्च को दांडी मार्च के मार्च हमने निकाला था। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज पर जिला मुख्यालय महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के वर्चुअल लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इस प्रतिमा की प्रासंगिकता लेके है। वर्तमान में जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़ टाउन में महात्मा गांधी की 24 इंच छोटी प्रतिमा जिला अस्पताल में स्थित है, जो कि टाउन में है और 12 किलोमीटर से। इसी के चलते परिसर में गांधी जी की प्रतिमा की महती आवश्यकता को महसूस करते हुए ने ये तय किया कि कलेक्ट्रेट की मुख्य बिल्डिंग के सामने स्थित उद्यान में गांधी जी की प्रतिमा की जाए। साकार पुल से आकार से 3 बड़ा है, हमने जो बनाई है और उनकी बापू की बेटा में ये है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है
हमारे इसका प्रतिमा का निर्माण हनुमानगढ़ के नवोदय विद्यालय पल्लू में कार्यरत कला शिक्षक श्री रामकृष्ण जी अडिग, जो अभी मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने किया है। और खास बात यह है कि प्रतिमा का निर्माण सीमेंट, लोहे और सरिये के पत्थरों से किया गया है, जिससे इसकी लागत काफी कम आई है। इसकी लागत प्लेटफॉर्म सहित करीब 4.5 लाख रुपए आई है। इसको हमने नगर परिषद के सहयोग से किया है, हमारे सभापति जी ने इसका निर्माण कराया है। इसके निर्माण के पश्चात हमने हरित श्याम रंग इस पे किया गया, जिससे ये लगे कि कांसे की मूर्ति है। और इसके स्थापित होने से हमें उम्मीद है कि गांधी जयंती आदि के जो कार्यक्रम होंगे वो गरिमामय तरीके से यहाँ पे आयोजित किए जा सकेंगे और आगंतुकों के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र होगी। आमजन को बापू के द्वारा भारत निर्माण में किए गए सहयोग को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही लोगों को यह मूर्ति गांधी दर्शन को आत्मसात करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। मैं सभी पधारे हुए हमारे सज्जनों का धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए लोकार्पण करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। नमस्कार, जय हिंद। आभार जिला कलेक्टर महोदय। और मैं आग्रह कर रहा हूं कि हम इस अवसर पर तैयार एक वीडियो और कुछ चित्रों का अवलोकन करें। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल जुड़े हैं, वर्चुअल अनावरण करेंगे। और इस बीच वीडियो भी प्ले किया जा रहा है। गांधीवादी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संगोष्ठी भी हो रही है। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी का यह प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं संगोष्ठी की। हमने अभी एक वीडियो देखा जो हनुमानगढ़ जिले में दांडी यात्रा के संदर्भ में तैयार किया गया था और उसी से जुड़े हुए कुछ चित्र हम सब देख रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थापित की गई है उसका वर्चुअल लोकार्पण करने की कृपा करें। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम कुछ ही देर में प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वर्चुअल अनावरण सीएमआर से कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हमारे अतिथिगण, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण कर रहे हैं। और अब मैं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में उपस्थित अधिकारियों से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि वो वहां पर प्रतिमा का अनावरण संपन्न करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में लोकार्पण प्रतिमा का हुआ। अब मूर्ति का अनावरण हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में। अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं चौधरी विनोद कुमार जी माननीय विधायक से कि वो अपना उद्बोधन दें। गहलोत साहब नमस्कार जी। आज बड़ा खुशी का दिन है
कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का एक राष्ट्रवादी नेता के द्वारा इसका लोकार्पण होने जा रहा है। आज के युग में आप जैसे महान व्यक्ति होने बहुत जरूरी है, जो गांधी जी की नीतियों पर चल रहे हैं। गांधी जी अतीत थे, आज भी हैं, लेकिन उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो काम किया है उसका कोई सानी नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं कि लोग सदियों तक आपको भी याद रखेंगे। आपने हनुमानगढ़ के लिए जो सौगातें दी है, अब मैं वर्णन नहीं कर सकता। सारे जिले की तरफ से कोटि कोटि आपको धन्यवाद। आपने एग्रीकल्चर कॉलेज, आपने गर्ल्स कॉलेज, और आपने जो है ये सबसे बड़ा जो आपने काम किया है मेडिकल कॉलेज का, मैं समझता हूँ आपके हम बहुत आभारी हैं। और ये जो मूर्ति का प्रतिमा का जो किया, ये हमारे कलेक्टर साहब के सहयोग से, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने, और ये अच्छा काम किया है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब तक हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किस लिए इनको कर रहे हैं। आज दांडी 150 जो ये वर्षगांठ है, इसमें आज दांडी यात्रा का समापन का दिन है, 6 जो अप्रैल है। इसके ऊपर आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और अब जो कोरोना की जो महामारी आ रही है, इसमें आप भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, और आपने पहले भी इस बीमारी से इस प्रदेश को बचाया है। और हमें पूरी उम्मीद है आप जो गाइडलाइन तय करेंगे, सब मिलकर के इस महामारी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। हमारे धारीवाल साहब हैं, बीडी कल्ला साहब हैं, ये भी बहुत ही, धारीवाल साहब तो कहते हैं कि दलिए में गुठली का स्वाद, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कह दिया वो हो गया। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे पर जो कृपा बना रखी है वो आइंदा भी इसी तरह से रखे। आपके नेतृत्व में हनुमानगढ़ दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय विधायक। अब मैं आग्रह कर रहा हूं श्री गणेश राज बंसल जी से, चेयरमैन नगर परिषद हनुमानगढ़ की, वो भी अपना उद्बोधन इस अवसर पर दें। श्री गणेश राज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति के जादूगर और राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, दूरदर्शिता और सादगी के धनी माननीय मंत्री महोदय श्री बीडी कल्ला साहब, अपने ज्ञान, बुद्धि और वाकपटुता के लिए विख्यात माननीय मंत्री महोदय श्री शांति धारीवाल साहब, हमारे हर दिल अजीज जननायक और विधायक महोदय चौधरी विनोद कुमार साहब एवं अमित कुमार चचान साहब, बहुत ही सरल, संवेदनशील और बेहतरीन प्रशासक माननीय जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन साहब, आज हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में अहिंसा और शांति के दूत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में आप सभी की उपस्थिति ने इस प्रतिमा के मूल्यों को और अधिक बढ़ा दिया है। कलेक्टर साहब के प्रेरणा से नगर परिषद हनुमानगढ़ को इस प्रतिमा की स्थापना हेतु सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए कलेक्टर साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज के आधुनिक दौर और निरंतर बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में भी बापू के आदर्श और मूल्य प्रासंगिक बने हुए हैं। हम ऐसी महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बापू ने कहा था कि जब भी कभी आपको अपने विरोधी से मुकाबला करना पड़े तो उसे प्यार से जीतो, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपने जादू से विरोधियों पर विजय करने का हुनर जानते हैं, जो एक मिसाल बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि जिस तरह आपके नेतृत्व में आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता से राज्य के बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, उसी तरह आपके आशीर्वाद और हमारे विधायक महोदय के सहयोग से हनुमानगढ़ नगर परिषद में भी अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं। आपके और माननीय मंत्री महोदय साहबान के शुभ आशीष से हम अपने विधायक महोदय के नेतृत्व में अपने शहर को विकास कार्यों से अपनी शान में हनुमानगढ़ नाम का एक सितारा जड़ देंगे और आपको गौरवान्वित करेंगे। आज बापू की प्रतिमा के अनावरण समारोह में साक्षी बने सभी महानुभावों का और विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय साहिबान, मंत्री महोदय और विधायक महोदय का तहे दिल से आभार। अंत में बापू के लिए शब्द, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
धन्यवाद चेयरमैन नगर परिषद हनुमानगढ़। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं यहाँ मुख्यमंत्री निवास पे मौजूद हमारे प्रिय डॉक्टर बीडी कल्ला जी, माननीय मंत्री कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा प्रभारी मंत्री हनुमानगढ़ जिला डॉक्टर बीडी कल्ला। परम सम्मानीय राजस्थान के गांधीवादी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय शांति धारीवाल जी, सम्मानीय मेहता साहब, सम्मानीय राजेंद्र जी, राज्य मंत्री श्री निरंजन जी आर्य, मुख्य सचिव जी, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग PM शर्मा जी, प्रिय श्री विनोद जी, अमित चाचान जी, नगर परिषद हनुमानगढ़ के सभापति महोदय, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और उपस्थित हमारे भादरा के विधायक महोदय और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के समापन अवसर पर आज हनुमानगढ़ में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।